हाँ तो भाई नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सीपी सिंह ऑफिशियल द एग्री मास्टर पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने हमें कमेंट किया था कि भैया आप हमें यूपी बोर्ड क्लास 10th एग्रीकल्चर हाई स्कूल के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको जो है हमें प्रैक्टिस करा दीजिए, सॉल्व करा दीजिए 2025 का जो एग्ज़ाम है हमारा उसके लिए। तो भैया उसी में आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ। यहाँ 2 मार्क्स वाले जो जितने भी प्रश्न हमारी परीक्षा में हमसे पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखे हैं, और सारे के सारे प्रश्न जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, यानी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हुए गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कैसा होता है। यहाँ पे आपको ये पेपर जो है एक बार देख लेते हैं। ये प्रश्न पत्र भैया, प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और 3 घंटा 15 मिनट हमें मिलते हैं। ठीक है, जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है, और खंड आ जो होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं, टोटल 20 होते हैं। और ये भी मैं आपको लगभग 100 प्रश्न लेके आऊंगा जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। उन 100 प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और ये जो पहला प्रश्न है आपका ना 20 नंबर का, ये कंप्लीट हो जाएगा उस वीडियो से। और आज की वीडियो में बात कर रहे हैं अत लघु वाले जो प्रश्न है, खंड बाकी, ठीक है, सेक्शन बाकी। ठीक, तो इन प्रश्नों को आज मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये जो प्रश्न है हमारे 2-2 नंबर के होते हैं। टोटल हमसे 10 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, यानी 20 नंबर का मैटर यहाँ रहता है हमारा। तो आज की इस वीडियो में आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप वीडियो को सही तरीके से देख लेते हैं तो। इसके बाद हमने ये लघु उत्तरीय प्रश्न भी तैयार कर लिए हैं, ये भी आपको हम कराएंगे। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 यानी कि एक प्रश्न जो है 4 नंबर का है, और 4 ही प्रश्नों के हमें जो उत्तर है वो देने होंगे। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 नंबर हमें यहाँ मिल जाएंगे। इस वीडियो से आपके 16 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप सही तरीके से देखेंगे तो। यानी कि एक वीडियो हमारी ये वाली रहेगी, एक वीडियो में इन्हें बताएंगे और एक में इन्हें बताएंगे, फिर एक वीडियो में आपको लॉन्ग भी समझाएंगे। एक नहीं, लॉन्ग की 2-4 वीडियो बनेगी, क्योंकि एक वीडियो में लॉन्ग खत्म नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए लॉन्ग के आंसर जो होते हैं बड़े होते हैं। तो आज हम बात करते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं उनके बारे में, जो हमारे अत लघु वाले जो प्रश्न हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में। तो भैया हमसे यहाँ पहले प्रश्न में पूछा है कि भूमि पर जल निकास के 2 प्रभाव लिखिए, कि भैया 2 इफेक्ट कौन से रहेंगे ड्रेनेज के सॉइल पर। तो पहला तो यही रहेगा, जल का संचयन कम होगा तो भैया मृदा का जल स्तर घटेगा, सिंपल सी बात है। जल संचयन कम होगा तो मृदा का जो भी हमारा वाटर लेवल है वो डाउन होती जाएगी। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि जल निकास से हमारा पॉइंट ऐसी प्रश्न के अंतर्गत कि जल निकास से जल भराव को रोकने में हमें मदद मिलती है। देखो, जल निकास अच्छा होगा, सूटेबल होगा, तो हमें जो जल भराव जैसी कंडीशन होती है, वाटर लॉग्ड कंडीशन होती है, उनसे छुटकारा मिल जाता है, जिससे पौधों को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन हवा पानी मिलते रहते हैं। तो रोग लगने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। जो इतने फंगस वाले रोग होते हैं, बैक्टीरियल रोग होते हैं, क्रॉप को लगते हैं, तो उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ अच्छी खासी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो रहती है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है कि डाइअमोनियम फास्फेट में नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तो आप जानते ही हैं, दोनों अलग अलग तत्व हैं, तो इनकी प्रतिशत हमें लिखनी है। डीएपी हमारी आती है, डाइअमोनियम फास्फेट आता है। डीएपी के जो कट्टे आते हैं, पैकेट आता है, तो उस पर आपने लिखा देखा होगा कि नाइट्रोजन 18% है, फास्फोरस 40% है। तो डीएपी जो हमारा फर्टिलाइजर आता है, खाद आता है भैया या उर्वरक आता है, तो उसके अंतर्गत नाइट्रोजन और फास्फोरस की परसेंटेज ये रहती है। तो आपको ये यहाँ पर बताना है, ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखना है आपको। और ये आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि डाइअमोनियम फास्फेट में नत्रजन का परसेंटेज क्या रहता है, या फिर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लेता है वो कि डाइअमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी, लिखिए। या आपको वहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 18, 46, 42, 43, तो आपको वहाँ 46 लगाना है फिर। तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ कई सारे फ्रेम हो सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, टिक मार लीजिए इस पर, ठीक है। सारे प्रश्न आप लेते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ स्केटियर का एक डायग्राम बनाना है, एकदम स्वच्छ यानी क्लीन डायग्राम बनाना है स्केटियर का। तो भैया डायग्राम कुछ प्रकार से होता है स्केटियर का। स्केटियर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैन बेवल है यहाँ पे, ठीक है, ये ब्लैक बेवल है, ओके, और ये बोल्ट नट है जो यहाँ पर घुमाव देते हैं इनको, जिससे ये आपस में पास और नज़दीक आते रहते हैं। ये एक स्प्रिंग होती है, ठीक है, और ये स्टॉपर है यहाँ पर, क्योंकि ये स्टॉपर नहीं होगा तो ये स्प्रिंग जो है ज़्यादा ही जो पुश हो जाएगी अंदर की तरफ। ये लॉक होता है स्केटर को लगाने का। ये यहाँ पर फोल्ड द लॉक एट द पॉइंट बॉटम यूज, ये यहाँ पर फोल्ड करते हैं लॉक को, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरीके का जो है एक स्केटियर का
डिजाइन या डायग्राम जो है होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि भिंडी बोने का समय एवं बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए कितनी होती है। तो भैया आप जानते हैं कि जो ओकरा है उसके सोइंग का टाइम क्या है। तो भैया सोइंग का टाइम फरवरी मार्च में इसकी जो बुवाई है वो की जाती है, और जून जुलाई में भी इसकी बुवाई जो है की जाती है। यानी 2 सीजन पर हम इसकी बुवाई करते हैं, एक तो जायद की खेती के लिए करते हैं और एक यहाँ हम खरीफ की खेती के लिए करते हैं। जायद की खेती के लिए करेंगे तो भैया फरवरी मार्च में इसकी बुवाई आपको करनी होगी, और अगर आप खरीफ के लिए कर रहे हैं तो जून जुलाई में इसकी बुवाई करनी होगी। सर्दियों में आपने भिंडी की खेती नहीं देखी होगी, ठीक है, यानी रबी के सीजन में भिंडी की खेती नहीं होती है। इसके बाद बीज दर की अगर बात करें तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है। यहाँ बात हेक्टेयर की हो रही है, बीघे एकड़ की बात नहीं हो रही है, ये हमारा हेक्टेयर की बात हो रही है। सबसे बड़ी यूनिट है हेक्टेयर। जहां हम खेतों के मापन की अगर बात करते हैं तो आपको हेक्टेयर में ही लिखी हुई जमीन मिलेगी, फिर चाहे आपकी पॉइंट में ही क्यों ना हो जमीन, तो भी वो हेक्टेयर में ही लिखी होगी। आपने खतौनी देखी होंगी जो यूपी भूलेख से हम डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा, तो वहाँ हेक्टेयर में ही जमीन होती है आपकी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सॉरी अगला 5वें नंबर का प्रश्न है, दूसरा नहीं कहेंगे क्योंकि हमको 4 प्रश्न ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ाए हैं। तो फसल पर भूकंप के 2 प्रभाव लिखिए। तो देखिए मिट्टी की संरचना और को नुकसान पहुंचाकर पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा देता है। भूकंप से होता क्या है कि मिट्टी तरक जाती है या मिट्टी में कोई अन्य की एक्टिविटी हो जाती है, तो उससे मिट्टी की संरचना जो है वो खराब हो जाती है, स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, तो जड़ों को नुकसान होता है पौधों की को। सिंचाई संरचनाएं टूट जाती हैं, जैसे कि भूकंप आया, भूकंप आने से जो भी हमारी सिंचाई की व्यवस्थाएं थी, ठीक है, वो खराब हो जाती हैं, उनमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर हमारे खेत में भूकंप आया है और हमारे खेत में जो भी नहर है या फिर हमने जो नाली बना रखी है, जैसे भरा बोलते हैं या मेड़े हैं, तो उनको क्षति पहुंचती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमें आंसर लिखना होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि स्प्रेयर के 2 उपयोग लिखिए। जो स्प्रेयर हम इस्तेमाल लाते हैं दवा छिड़कने के लिए, तो सबसे बड़ा उपयोग तो यही है कि भैया कीटनाशकों का हम छिड़काव उससे करते हैं पौधों के ऊपर, ठीक है, फोलियर स्प्रे जैसे बोलते हैं। इसके बाद हम पौधों पर पोषक तत्वों का भी छिड़काव इसी से करते हैं, यानी कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए हम इसका स्प्रेयर जो है इसका यूज जो है करते हैं भाई साहब। तो ये 6 प्रश्न हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, इस तरीके से कमेंट कर दीजिए। देखिए आप हमारे काम की सराहना करेंगे तो हम आपके लिए बेटर जो काम है वो करने की कोशिश करेंगे, ठीक। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस तरीके से आपका जो शेड्यूल है मैंने बना रखा है, किस तरीके के लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक। देखिए यहाँ अमरूद में प्रवर्धन की 2 विधियां लिखनी है कि अमरूद की जो खेती है कैसे करते हैं, प्रोपोगेशन कैसे करते हैं। तो देखिए प्रवर्धन जो है, प्रोपोगेशन जो है अमरूद का हम लेयरिंग मेथड से कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग से कर सकते हैं, या हम सीड भी लिख सकते हैं भाई साहब। सीड से भी अमरूद की खेती की जाती है। सीड से पहले नर्सरी तैयार होगी, नर्सरी से जो भी पौध बनेगी उसका फिर ट्रांसप्लांट जो है करते हैं। तो गूटी बांधकर भी कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग से भी कर सकते हैं, सीड से भी कर सकते हैं। तो ये 2 विधियां हमसे पूछी थी, 2 हमने लिख दी, तो आप कई सारी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है कि नाइट्रोजन युक्त 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। भैया देखिए पहला तो यूरिया ही है, यूरिया में नाइट्रोजन होती है। इसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट खाद है, कैल्शियम नाइट्रेट खाद में भी नाइट्रोजन जो है होती है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर जो है इसका प्रश्न जो है इसका आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा 90 नंबर का प्रश्न है कि ड्रिप विधि से सिंचाई के 2 लाभ लिखिए। तो भैया ड्रिप से क्या 2 लाभ है इरिगेशन के, तो पहले तो वही है कि पानी की बचत होती है, पौधों की जड़ों पर सीधे पानी पहुंचता है, इस तरीके से बढ़िया है। लेकिन ये हमारे हिसाब से बिल्कुल बकवास चीज है ड्रिप वाली मेथड। ड्रिप वाली मेथड हाँ उन क्षेत्रों के लिए कारगर है जहां पानी की कमी है, लेकिन जहां हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ ड्रिप इरिगेशन उतना काम का नहीं है, क्योंकि आपका जो ड्रिप है भैया वो इतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देता है। हमारे उत्तरी भारत की अगर बात करें, दक्षिणी भारत में ड्रिप का बहुत अच्छा यूज है, दक्षिणी भारत में ड्रिप की बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन वो कर रहे हैं, लेकिन उत्तरी भारत की तरफ इसका बहुत ही कम उपयोग है भाई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राइट द फैमिली एंड बोटेनिकल नेम ऑफ पोटैटो। तो भैया आप जानती हैं कि सोलेनेसी कुल या फैमिली से बिलोंग करता है हमारा आलू। वानस्पतिक नाम उसका सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है, तो राइट आंसर है हमारा, ठीक है। ये हमसे एमसीक्यू टाइप में भी पूछ सकता है कि जो कुछ हमें ऑप्शंस दे देगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम मेलोंजिना, या फिर आपसे कह देगा सोलेनम निग्रम। 4 उसने ऑप्शन लिख दिए और आलू का ऊपर ऐसे ही लिखा है कि आलू का वनस्पतिक नाम बताइए, पर आपको उनमें से देख करके इसी के सामने सही टिक लगाना होगा, ठीक है।
इसके बाद हमारा 11वें नंबर का प्रश्न है, ऊसर भूमि के उपचार के लिए 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो भैया ऊसर भूमि जो होती है हमारी, उसके रिक्लेमेशन के लिए यानी सॉडिक सोइल जो है, इसके रिक्लेमेशन के लिए आप जिप्सम और सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद हमारा 12वें नंबर का प्रश्न है कि टमाटर के बीज को उपचारित करने के लिए 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, टमाटर के सीड या किसी भी क्रॉप के सीड जो होते हैं उन्हें उपचार करके हम बोते हैं। देखो मार्केट से जो भी लाते हैं हम हाइब्रिड वाले, वो तो उपचारित आते हैं, उन्हें उपचारित करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो भी हम लोकली लेते हैं, खुला हुआ बीज लेते हैं, तो फिर उसे हमें उपचारित करना होता है। तो यहाँ कैप्टन जो है बहुत ही अच्छी फंगिसाइड है, आप इसके इस्तेमाल से आप इन्हें उपचारित करके बो सकते हैं, या फिर आप थीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही यहाँ क्या है, फंगिसाइड है। या इनके अलावा आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कई सारी चीजें हैं। अजॉक्सिस्ट्रोबिन से आप जो है इसका उपचार जो कर सकते हैं। 4 मैंने फंगिसाइड आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद हमसे फिर से पूछा है कि नाइट्रोजन युक्त 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। इस प्रश्न को इंपोर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न हमें कई सारे सेट्स में देखने को मिला था, इसीलिए हमने ये यहाँ पर 2 से 3 बार जो है टाइप हो गया है, ठीक। यूरिया और अमोनियम सल्फेट, हमने वहां पर आपको एक दूसरा खाद बताया था, कैल्शियम नाइट्रेट, CAN हमने वहां पर बताया था, ठीक है, CAN। तो यहाँ 3 आपके आंसर आपको इसके में मिल गए, 3 पॉइंट, ठीक। इसके बाद थाला विधि से सिंचाई के 2 लाभ लिखिए। थाला विधि यानी कि बेसिन इरिगेशन की बात हो रही है, थाला विधि, ठीक है। तो देखिए थाला विधि आपको बताने की कोशिश करूँ, थाला विधि कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। इसे रिंग मेथड बोलते हैं, बेसिन नहीं बोलना चाहिए। थाला विधि से हम बागों में सिंचाई करते हैं, अमरूद का बाग हुआ, सेब का बाग हुआ, यहाँ पेड़ है, यहाँ पेड़ है, इस तरीके से सिंचाई होती है, ठीक है। तो इससे बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त है ये, ठीक है। मिट्टी की जल धारण क्षमता को बनाए रखता है, ठीक। इसके बाद फलों के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले 2 परीक्षकों के नाम लिखिए, यानी 2 प्रिजर्वेटिव्स हमें बताने हैं जो फ्रूट प्रिजर्वेशन में हेल्पफुल रहते हैं। तो यहाँ पहला तो प्रिजर्वेटिव यह रहेगा कि पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड जो है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, या फिर आप सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हो। 2 यहाँ पर जो है प्रिजर्वेटिव हैं जो कि फ्रूट के प्रिजर्वेशन के लिए काम में लाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि गन्ना जो हमारी फसल है, इसके 2 रोग हमें लिखने हैं। तो एक तो रेड रॉट कोलेक्ट्रोट्राइकम अबे यार भूल गया मैं, कोलेक्ट्रोट्राइकम फैल्केटम से होने वाली डिसीज रेड रॉट, जिसे कैंसर ऑफ शुगर कैन भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर ओकटा रोग, बेल्ट डिसीज। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भैया अगला प्रश्न है कि भूमि पर जल निकास के 2 प्रभावों के जो प्रभाव है उनके बारे में लिखिए। यानी कि ये प्रश्न वही है जो पहला वाला प्रश्न था ना, वही रिपीट हो गया यहाँ पे। अब ये अलग अलग सेट्स में प्रश्न थे, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने ढंग से, तो वही प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न था ना, वही प्रश्न है सेम। तो यहाँ आप उन प्रश्न, वो जो पॉइंट थे ना, उन्हें याद नहीं कर पा रहे हैं तो इनको याद कर सकते हैं कि मृदा की लवणीयता कम हो जाती है और खेत में जल भराव की समस्या समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर जो आंसर है वो लिख सकते हो। आप इस प्रश्न को भी ढंग से याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है यार, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये लॉन्ग में भी पूछ लेता है कभी कभी, लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में, 4 नंबर वाले में भी कभी कभी पूछ लेता है। गाय के ऐन का चित्र बनाइए। तो गाय के ऐन का चित्र भाई साहब, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये पिक्चर जो है मेरी नहीं है, मैंने डिजाइन नहीं की है, ये कुछ एग्रीकल्चर रेडी करके कोई .com करके कोई वेबसाइट है इनकी है, agriculturestudy.com वालों की, ठीक है। कॉपीराइटेड है वैसे तो, लेकिन आपको समझाने के लिए पिक्चर जो है ले आया हूँ मैं। तो आप समझ लीजिए कुछ तरीके से अयन होता है, इसकी प्रैक्टिस जो कर लीजिए। चलिए एक बार मैं रफ कर देता हूँ, इसका जो स्क्रीन शॉट है वो ले लीजिए आप, यहाँ बीच में कर देता हूँ, इसकी शॉट ले लीजिए और इसकी जो प्रिपरेशन है आप बना करके कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई साहब। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सिंचाई की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो सिंचाई की कई सारी विधियां होती हैं, ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, फ्लड इरिगेशन है, कई सारी विधियां हैं भाई साहब। तो 2 लिख दीजिए कोई सी भी, ओके। इसके बाद हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है कि पपीते की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो पूसा ड्वार्फ या पूसा नन्हा, ये 2 स्पीसीज प्रजातियां, वेराइटीज हम बोल सकते हैं, तो हैं, इनके नाम आप लिखिए। और आपको यहाँ इनकी 2 से 4 वेराइटी जो है हर क्रॉप की याद कर लेनी है। 2 से 4 वेराइटी हर क्रॉप की याद कर लीजिए, जितने भी क्रॉप आपके सिलेबस में है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कई सारे। अब देखिए अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि आलू के बीज को उपचारित करने के लिए 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो यहाँ मैंगोज़ेब और कैप्टान, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो अजॉक्सिस्ट्रोबिन।
तो यहाँ 3 या आप यहाँ एक और रह गया हमारा कार्बेंडाजिम। तो कार्बेंडाजिम, अजोक्सिस्ट्रोबिन, कैप्सान, थीरम, मैनकोजेब, किसी भी फंगिसाइड से उपचारित करके आलू को बो सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको टोटल 21 प्रश्न थे, मैंने आपसे 20 कहा था लेकिन 21 प्रश्न है ये। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। चलिए हम 20 ही मानते हैं क्योंकि 1-2 प्रश्न रिपीट हुआ है बार बार। ठीक है, तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से पेपर दिखाता हूँ। ये पेपर है हमारा, और यहाँ जो पेपर के ये जो 10 प्रश्न थे ना, ये 20 में से 10 प्रश्न आपके फंसेंगे। अगर आप 5 भी फंसे ना तो भाई साहब आपका पासिंग मार्क्स जो है स्कोर हो ही जाएंगे। अगर ये जो 20 में से 5 प्रश्न भी आए ना तो दो का अगर हम मल्टीप्लाई 5 में करें 10 नंबर आपके हो रहे हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कोई आपका डाउट है परीक्षा से रिलेटेड तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। किसी भी लॉन्ग आंसर के लिए आप हमसे जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया इस खेती के बारे में बता दीजिए, इस क्रॉप के बारे में बता दीजिए, तो बेझिझक आपको बताया जाएगा। धान की खेती का वर्णन, ठीक है, धान की खेती के बारे में एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, डिटेल्ड वीडियो, आप देख सकते हो जा करके। सारी चीज़ें मैंने वहाँ बताई हुई हैं। ये जो प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, इनके बारे में दोबारा से वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए। यहाँ मैं आपको केवल ये जो पॉइंट है ना, इन्हीं पॉइंट के ऊपर जो आंसर है वो बताऊंगा कि पॉइंट पर आंसर किस तरीके से तैयार होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया हो, जानकारी पूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं भाई। ओके, तो ये काम कर दीजिए। और हमारे काम के लिए जो भी आप श्रद्धा से लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जितना ज़्यादा आप हमें कमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा यूट्यूब को पता चलेगा, उतना ही ज़्यादा यूट्यूब हमारी वीडियो को रिकमेंड करेगा अन्य छात्रों के लिए। तो दोस्तों तैयारी में लग जाइए, अब समय नहीं है आपके पास। फरवरी में आपकी परीक्षा स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो परीक्षा पर ध्यान दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।